में ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, ये बात हमेशा कही जाती है और कहा जाता है कि भाई अनंत संभावनाओं का खेल ही राजनीति है। इट इज़ एन आर्ट जहां इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जाता है। इसी तरीके की बात अलग अलग फिलोसोफर्स कह के गए हैं और वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हम जब सर से बात कर रहे हैं तो इसी MIM को राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये सब लोग बी टीम कहते रहे कि एकाकी एक तरफा पॉलिटिक्स करती है, और दूसरी तरफ ये ढोल नगाड़ा लेकर के पहुंचे उनके दरवाजे पर, तब भी वो दरवाज़ा नहीं खुला पिछले चुनाव में। तो सर से सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक चुनाव की बात है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से एक नई तरीके का विंडो खुला है बिहार की राजनीति के लिहाज से, या फिर जो एक सेकुलरिज्म की जो पॉलिटिक्स है जिसमें एक तरीके से डिस्कार्डेड मोड में हमेशा अख्तरुल ईमान और ओवैसी सबको रखा जाता है, तो वहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए आज के दावते इफ्तार में देखिए, ये मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, बल्कि आपके दर्शकों को ये पता भी होगा कि पिछले 12-15 सालों से लोकतांत्रिक सियासत में MIM बिहार में है। पिछले 10 सालों से वो चुनाव जीत रही है। मैं ये देखता हूँ कि 2020 के चुनाव में जो उसके 5 सीट आई थी, तो उस वक्त RJD को उसने डैमेज किया था, लेकिन 2025 में MIM ने RJD को डैमेज नहीं किया, बल्कि एक दूसरी पार्टी ने एक दूसरे को डैमेज कर दिया। मैं ये देखता हूँ कि बिहार की सियासत में MIM की जो उपस्थिति है अब एक हिस्सेदार की हो गई है, और हिस्सेदार को अगर आप इग्नोर करते हैं, वैसी स्थिति में आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकार भी अब ये समझने लगे हैं कि अगर बिहार की राजनीति को लेकर के चलना है तो यहाँ के जो वोटर्स हैं उन वोटर्स के मिजाज को समझना पड़ेगा, और बिहार के वोटर्स ने ये समझा दिया है कि 2025 के चुनाव में कि अब MIM एक अस्थाई फैक्टर बन चुकी है। ऐसी सूरत में अब जो पुरानी बातें हैं, जो बीजेपी का बी टीम कहना या ये कहना, अब मुझे ये लगता है कि अगर ये एक नाव पर आएंगे तभी इन एक दूसरे को मदद कर सकते हैं और एक दूसरे की ताकत को बढ़ा सकते हैं। सर, आप बिहार के भीतर ये हमेशा ये देखने में आता है, चाहे वो दावते इफ्तार हो और या फिर खिचड़ी या मकर संक्रांति के मौका हो, इसी पर एक तरीके से जोर आजमाइश, शक्ति प्रदर्शन, अपने नए समीकरणों को साधने की कोशिश। राहत इंदौरी याद आते हैं, सियासत में ज़रूरी है रवादारी, है समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता लेकिन इफ्तारी समझता है। तो इस इफ्तारी में और क्या लार्जर मैसेज है, क्योंकि बंगाल का भी चुनाव है और बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के सामने जिस तरीके के चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके की कोशिश है, पिछली बार हम लोग वहाँ का चुनाव देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था, या बहुत सारे इस तरीके के लोगों को लग रहा था कि शायद वहाँ भारतीय जनता पार्टी, मगर अंततः वहाँ जो उस वक्त TMC को सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, प्रशांत किशोर, वो चल करके यहाँ चले आए, अपनी एक राजनीतिक पारी खेली या पॉलिटिकल पार्टी को भी लॉन्च किया, लेकिन वैसी सफलता नहीं मिली उन्हें। तो आप अब एक लार्जर सेकुलर पॉलिटिक्स को किस तरीके से बदलते हुए देख रहे हैं? देखिए, आपको ध्यान देना होगा कि बिहार की सियासत पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इन दोनों प्रदेशों से पहले बिहार की जनता ने ओवैसी को एक्सेप्ट कर लिया। उत्तर प्रदेश ने अभी तक विधानसभा में एक सदस्य नहीं दिया, पश्चिम बंगाल ने एक सदस्य नहीं दिया। तो उस दृष्टि से मैं देखता हूं कि बिहार की जो जनता है उन दोनों प्रदेशों से ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। लेकिन अभी भी वही इलाके जहां पर अधिकांशतः मुस्लिम है, मतलब एक मेजर पॉलिटिक्स है, वहां उनका प्रभाव है, या कहते हैं कि मेजॉरिटेरियन जो पॉलिटिक्स है वो उस इलाके में। ऐसा नहीं है कि वो किसी कैमूर के इलाके में जीत गए, सासाराम के इलाके में या मगध गया कहीं जीत गए, वो जीत भी रहे हैं तो सीमांचल के इलाके में ही जीत रहे हैं। या फिर ओवैसी जब बंगाल में भी चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाके में ही ज़्यादा जोर लगाते हैं। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि ये एक तरीके की सेक्टेरियन ही पॉलिटिक्स है या अलगाव की ही पॉलिटिक्स है, जिसका एक नहीं, इसको आप ऐसे देखिए, फायदा दूसरे तरफ ज़्यादा आप इसको ऐसे देखिए। 2005 में भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत थी बिहार में? 2005 में उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़े और कुछ सीटें ला सके, तो उसे अलायंस करना पड़ा। हर पार्टी का अपना एक जनाधार होता है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उस वक्त भी था, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बल पे सत्ता पे आ सके। पिछले 20 से 22 सालों में उसने मेहनत की है तो 89 पे पहुँचे,
और उस हिसाब से अगर आप देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो एक वोट आधार तैयार किया है, अगर ये अलायंस में जाती है ये पार्टी, तो फिर आप देखेंगे कि उन इलाकों में भी जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 8 से 9%, 10% है, तो उस अलायंस की स्थिति में असदुद्दीन की पार्टी जीत सकती है या फिर दूसरे दल को जिताने में मदद कर सकती है। आप प्रैक्टिकल फेज़ को देखें, ये एक प्रैक्टिकल फेज से ये पार्टी गुजर रही है। 2005 में जो स्थिति जनता दल यूनाइटेड की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी, आज 25 साल के बाद वो ताकतवर हो चुके हैं। तो वो स्थिति में जो 2005 की स्थिति बीजेपी या जदयू की थी, उस स्थिति में अभी एमआईएम है। बिल्कुल। चलते चलते एक और सवाल, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो पिछले 20-21 सालों से जिस शख्स को, जिस शख्सियत को या बिहार का जो पर्याय बन चुका था, एक दौर में कहा जाता था कि भाई या कहा जाता रहा है कि बिहार मतलब नीतीश कुमार, पहले लालू प्रसाद थे उसके पर्याय, मगर फिर नीतीश कुमार बने। अब वो पर्याय हटने वाला है, इसलिए कि वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि एक तीसरा कोण हमेशा नीतीश कुमार बनाए रहते थे। अब जब वो जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वर्सेस की जो पूरी पॉलिटिक्स होती है, इसमें तेजस्वी या आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी, या फिर आपको लगेगा कि वो जो तीसरा कोण है अभी भी वो बहुत मजबूत है कि उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, देखिए बावजूद इसके कि वो उनके बेटे अब लॉन्च हो चुके हैं राजनीति में? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स की अपनी एक गतिशीलता होती है, अपनी एक डायनामिक्स होती है। एक फेज आता है, एक दौर आता है और कोई ख़ास व्यक्ति एक प्रभावशाली भूमिका में रहता है। 20 साल 25 साल से ज़्यादा लंबा पीरियड इस तरह का नहीं होता। नीतीश ने एक अच्छा दौर देखा, 20-25 साल वो काफ़ी सक्रिय रहे। अब वो अवसान की तरफ है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी। अब दोनों पार्टियों को एक विकल्प की तरफ देखना होगा और भविष्य की जो राजनीति होगी वो राजनीति ये तय करेगी और हालात जैसे बनेंगे उस तरह के नतीजे आप देखेंगे। ठीक बात है। तो टाइम एंड स्पेस, मतलब जो मौका होता है और जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मौका जो था वो एक तरीके से बनाया, भुनाने की कोशिश जो है वो एमआईएम कर रही है, जो कि एक तरीके से डिस्कार्डेड भूमिका में बहुत तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां उसको खारिज करती हैं। लेकिन आज उनके दावते इफ्तार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव आए और उन्हें चूंकि ज़रूरत है राज्यसभा चुनाव के लिए, उन्हें जो है ज़रूरत है, वो भले ही एक तरफ हमने वो सवाल भी पूछे अख्तरुल ईमान से कि आप तो ढोल नगाड़ा लेकर के जाते थे, आपको बी टीम, तो बोले कि वो जो बी टीम खोल कहते रहे, अब उनसे आप पूछिए कि वो अब क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके की बातों के बीच में राजनीति पल पल बदलती है और उस जो बदलाव है वो और कल दिखाई पड़ेगा कि वाकई वो वोट पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हम सर से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in